हेलो बेटा, तो वेलकम टू द चैनल ऑफ फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स फाउंडेशन के लिए और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपको लाइट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है और सीबीएसई प्लस एंट्रेंस एग्जाम जो नीट के हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर विद एडवांस कॉन्सेप्ट्स। बेसिक से लेकर सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम इसमें स्टडी करेंगे विद न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आए हुए हैं। ये है इस चैप्टर का पार्ट 1 और ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स आपको डेली मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है सबसे पहले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, यानी बेसिकली हम इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे लाइट का। फिर हमें पढ़ना है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मींस लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, किस तरीके से मूव करती है और मूव करने के दौरान कौन कौन से फिनोमेनास शो करती है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो फिनोमेना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्लाइड, लाइट। तो सबसे पहला नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। सो बेसिकली आप ये समझिए कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी लगती है, सो बेसिक पॉइंट यहां पर क्या है कि लाइट एक एनर्जी है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें क्या करती है, जो हमें देखने में हेल्प करती है या देखने के काबिल बनाती है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects, which enables us to see the objects। और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें कौन सा फिनोमेना जरूरी होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना जरूरी होता है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करिए आपको ये जो तो सपोज करिए आपको ये ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है या ये चूहा जो दिखाई दे रहा है वो किस रीजन की हेल्प से दिखाई दे रहा है, किस कारण से दिखाई दे रहा है। तो सपोज करिए सोर्स से लाइट इस चूहे के ऊपर पड़ रही है, सोर्स से लाइट इस चूहे के ऊपर पड़ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट इसकी आंखों में एंटर कर रही है। आंखों में कर रही है, ये मुंह में चली गई, आंखों में एंटर कर रही है लाइट। और जैसे ही इसकी आंखों में लाइट एंटर करती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस पर्सन को ये चूहा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं इसमें आपको। सपोज करिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और रूम की लाइट चली जाती है, तो जैसे ही लाइट जाएगी वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे। रीजन क्या है इसका? ऑब्जेक्ट्स दिखना बंद होने का रीजन ये है कि लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं रही, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ लाइट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects। ये सिंपल एंड प्रिसाइज डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। लाइट को अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया और सबने अपने अपने हिसाब से लाइट को एक्सप्लेन किया। आज के टाइम में हम ये जानते हैं कि लाइट के दो नेचर होते हैं।
वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, पर पहले ऐसा नहीं पता था, तो हर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि लाइट इस तरह की है, किसी ने बताया लाइट इस तरह की है। तो उसमें से कुछ हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली थ्योरी दी थी न्यूटन ने, जिसको हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। न्यूटन ने यह बताया कि जो भी लाइट है वो सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कॉर्पसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पसेल्स कहते हैं। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कॉर्पसेल्स कहते हैं। ये कॉर्पसेल्स ल्यूमिनस बॉडीज से एमिट होते हैं, जैसे सन है, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है। इन जो भी ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, जिन बॉडीज से लाइट एमिट होती है, उन बॉडीज से ये कॉर्पसेल्स एमिट होते हैं लाइट की फॉर्म में। और ये कॉर्पसेल्स ट्रैवल करते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में, जो रिप्रेजेंट करता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ये जो कॉर्पसेल्स एमिट हो रहे हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो हम कहते हैं लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन। न्यूटन ने एक्सप्लेन किया इस पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट है कॉर्पसेल्स के कलर अलग अलग होने की वजह से, कॉर्पसेल्स के साइज अलग अलग होने की वजह से लाइट के कलर भी अलग अलग हो गए। न्यूटन ने ऐसा बताया कि क्योंकि कॉर्पसेल्स का साइज अलग अलग होता है, उनका कलर अलग अलग होता है, इसलिए लाइट का कलर भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन को न्यूटन की थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस से टकराएगा, जब कोई कॉर्पसेल किसी प्लेन सरफेस से टकराएगा, तो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको न्यूटन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन को भी न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि जब ये कॉर्पसेल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो दूसरे मीडियम में ये मीडियम पार्टिकल से अट्रैक्ट होने की वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट बेंड हो जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो इट इज अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जनरल फिनोमेना है। बट कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर हम ये कहें कि कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जो न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी देख रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सारी कॉर्पसेल्स हैं, जैसा कि न्यूटन ने डिफाइन किया था, दीज आर कॉर्पसेल्स। और ये यहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखा रहे हैं। ये सरफेस से टकराते हैं और इसी मीडियम में वापस ट्रेवल करते हैं। सो दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ये थ्योरी क्यों फेल हुई, उसके कारणों को जानते हैं हम। सो फेलियर ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल क्यों हो गई? कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में न्यूटन नाकामयाब रहा। जैसे उसने ये बताया कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट चलती है। डेंसर मीडियम में जैसे साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, न्यूटन को ऐसा लगा कि लाइट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, जो कि ट्रू नहीं है। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है, जिस पॉइंट से ये थ्योरी फेलियर की तरफ चली गई। सेकेंड पॉइंट, इस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन और स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, पर यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इन फिनोमेनास को जो लाइट शो करती है जनरली, इनको न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो थ्योरी फेल हो गई। अब इसके बाद जो अगली थ्योरी सामने आई, उसने लाइट को एक अलग ही नजरिए से देखने में मजबूर कर दिया, जो थी हाइगन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हाइजन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट की तरफ। तो हाइजन ने यह डिस्क्राइब किया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव नेचर शो करती है, और उसने कुछ प्रॉपर्टीज दी जिससे यह साबित होता है कि लाइट वेव होती है। यह थ्योरी हाइजन ने प्रपोज की थी 1678 में, जिसे हम हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। उन्होंने यह बताया कि लाइट एक वेव प्रॉपर्टी शो करती है, या लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती है। फिर उन्होंने बताया लाइट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कि लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और वाइब्रेशन के
परपेंडिकुलर होती है, मींस वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट उसने ये बताया कि लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। Each point on the wave fronts act as a secondary source of new wavelet. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक पॉइंट समझते हैं। सपोज करिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ वेव हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट हैं, जो वेव एमिट कर रहे हैं, वेव छोड़ रहे हैं। तो यहां से जब वेव यहां पहुंचेगी तो इन सारे पार्टिकल्स को नई वेव क्रिएट करने का प्रॉपर्टी मिल जाएगी या नई वेव क्रिएट करने का चांस मिल जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल्स एक नई वेव क्रिएट कर लेंगे, जिसे हम नया वेव फ्रंट कहते हैं। तो हर एक वेव नए वेवलेट को क्रिएट करती है, फिर ये अपना एक नया वेवलेट क्रिएट करेगा और यहां से ये सारे पार्टिकल अपने एक एक नए वेवलेट को क्रिएट करते जाएंगे, जिसकी हेल्प से लाइट भी आगे प्रोपेगेट करती जाएगी, मूव करती जाएगी। ठीक है, सो दीज आर ऑल वेव्स जिसकी फॉर्म में लाइट ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट इज द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट इज सेकेंडरी वेव फॉर्म्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी ये जो आपके पास सेकेंड पार्ट का एनवेलप दिख रहा है, इसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। फिर ये प्राइमरी हो जाएगा, अगला वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा, फिर ये प्राइमरी हो जाएगा, वेव्स क्रिएट करेगा और अगला वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा और इस फॉर्म में लाइट आगे ट्रैवल करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, स्पीड उसकी। मीडियम डेंसर होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और मीडियम रेयरर होगा तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपके पास हाइजेंस की वेव थ्योरी। अभी ये वेव थ्योरी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही, तो इसके भी कुछ पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं, जिनको आपको आसानी से पढ़ना है और समझना है। चलिए हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फेलियर ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेन की वेव थ्योरी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में कामयाब रही। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में हाइजेन की थ्योरी कामयाब रही, पर कुछ पॉइंट्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, दो इफेक्ट हैं जो लाइट शो तो करती है बट इसे वेव थ्योरी से समझा नहीं जा सकता। और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो वैसे ही फेल हो गई थी। तो एक तीसरी थ्योरी आई जिसने लाइट को दोनों ही पलड़ों में रख दिया। उसने ये बताया कि लाइट एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। कई जगह पर वो वेव की तरह बिहेव करती है, कई जगह पर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और इस नई थ्योरी ने एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डेवलप किया जो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट अभी तक की प्रपोज्ड करेक्टेड थ्योरी है, जिसके हिसाब से लाइट वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है। तो डिस्कस करते हैं इसको। मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को 1900 में दिया था और आगे इस थ्योरी पर काम किया आइंस्टीन ने, जिसे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाइट, ये थ्योरी बताती है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी दोनों तरह का बिहेवियर लाइट शो कर सकती है। नेक्स्ट इसने बताया लाइट एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, ये एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है और ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है एनर्जी, जिनको हम क्वांटा कहते हैं या फिर फोटॉन्स कहते हैं। और इसी की फर्दर स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसी की फर्दर स्टडी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आप बहुत नाम सुनते होंगे। नेक्स्ट, ईच फोटोन हैज एनर्जी, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, विच इज गिवन बाय E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। E हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है, H है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है आपके पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कह सकते हैं इसको।
नेक्स्ट ये थ्योरी बताती है द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिख रहा है एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप अभी के लिए याद रखिए कलर होता है। फ्रीक्वेंसी मींस कलर, अभी मैं डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रीक्वेंसी मींस कलर होता है और इंटेंसिटी मींस होता है पावर। जैसे अगर आपने 60 वॉट का कोई बल्ब लिया है और 60 वॉट के बल्ब में आपने दो अलग अलग कलर लिए हैं, तो दोनों बल्ब की इंटेंसिटी तो अलग अलग है, पर जो लाइट एमिट करेंगे उन लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, बिकॉज दोनों का कलर अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है कि कितने फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं। मींस 60 वॉट का बल्ब है तो 60 फोटोन मान लीजिए वो पर सेकेंड निकाल रहा है, 100 वॉट का बल्ब है तो 100 फोटोन पर सेकेंड निकाल रहा है, तो 100 वॉट की इंटेंसिटी ज्यादा है, 60 वॉट की इंटेंसिटी कम है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब ये क्या होता है, जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो जो फोटॉन्स हमने अभी डिस्कस किए वो फोटॉन्स उस मेटल सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक्वायर करके मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी इक्वेशन आइंस्टीन ने आगे चलकर प्रोवाइड की थी, जिसे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसने कॉम्पटन इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और पेयर प्रोडक्शन को भी एक्सप्लेन किया। लाइट वेव की तरह बिहेव करती है कुछ केसेस में, जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जब वो शो करती है, और जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग जैसे फिनोमेना शो करती है तो वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। तो एट लास्ट हमने क्या समझा कि लाइट का नेचर कभी पार्टिकल की तरह होता है, कभी वेव की तरह होता है, और हमें ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पर हायर क्लासेस में, अभी नहीं। तो इसलिए लाइट दोनों नेचर शो करती है, जिसे हम वेव पार्टिकल डुअल नेचर कहते हैं, या वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो मैंने आपको लाइट के तीनों फिनोमेनास और तीनों थ्योरीज के बारे में बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कॉन्सेप्ट्स की तरफ वापस चलते हैं। डी ब्रॉगली ने भी कंट्रीब्यूट किया इस कॉन्सेप्ट में कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, या लाइट के पास वेव नेचर होता है। लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में एक थ्योरी प्रपोज की थी, और उसने ये बताया कि जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, सिर्फ लाइट ही नहीं, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, जब वो मूव करते हैं तो उनसे एक वेव हमेशा जुड़ी हुई होती है, जिसे उन्होंने मैटर वेव नाम दिया। जब भी पार्टिकल कोई ट्रैवल करता है तो उससे एक वेव एसोसिएट हो जाती है, एक वेव जुड़ जाती है, जिसे उन्होंने मैटर वेव नाम दिया, या फिर डी ब्रॉगली वेव नाम दिया। ये आइडिया भी हमें बताता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में, यानी पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है कोई भी, वो पार्टिकल नेचर भी है उसका, बट अगर वो चल रहा है तो उसके पास वेव नेचर भी है। ये डी ब्रॉगली ने बताया। डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ भी डिस्क्राइब की उसकी, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय टी। P is momentum of the particle, जिसका फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है। आप लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और P इज द मोमेंटम विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय v। कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर? लैम्डा को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h वापस से प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और p हमारे पास है मोमेंटम। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें ये बताता है कि
जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो हर पार्टिकल में प्रेजेंट है, मतलब हर पार्टिकल में पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है, हर पार्टिकल में वेव नेचर भी प्रेजेंट है, इसलिए लाइट के अंदर भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर प्रेजेंट है। ये डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन करके बताया। चलिए आगे चलते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने अभी बताया था आपको, क्या होता है, जैसे ही लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये जो फोटोन लाइट के अंदर आ रहे होते हैं छोटे छोटे, सपोज करिए दीज आर द फोटॉन्स, तो ये जो छोटे छोटे फोटॉन्स लाइट के अंदर आ रहे होते हैं, ये फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और अगर इनके पास इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए, तो ये एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है, सरफेस ऑफ मेटल से बाहर निकल जाता है, और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, मैंने आपको जनरल बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। मैंने अभी आपको बताया था लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बहुत सारी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिनका पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जो कि ये आपको सामने दिख रहा होगा। कौन कौन सी वेव्स हैं इसके अंदर? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स जो सबसे लो एनर्जी की होती हैं, लास्ट में आती हैं गामा रेज जो सबसे हाई एनर्जी की रेज होती हैं, और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में कहीं पर विजिबल लाइट आती है, विजिबल रीजन आता है। विजिबल लाइट में, अच्छा अल्ट्रावायलेट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वायलेट के बाद वाला, यानी यहां पर वायलेट कलर आएगा लाइट का, और इंफ्रारेड यानी रेड से पहले वाला। तो आपको पता है कि लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं, आपने सुना होगा जनरली। तो वो 7 कलर्स ऐसे होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस पैटर्न में वो कलर होते हैं और इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, ये लाइट का स्पेक्ट्रम है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये डिफरेंट कलर हैं जो स्पेक्ट्रम में होते हैं, और इनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया कि लाइट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, लाइट कैसे कैसे नेचर शो करती है, वो क्यों ये नेचर शो करती है, वो सब हमने डिस्कस किया है डिटेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को और फर्दर डिटेल में देखते हैं। लाइट क्या है? लाइट हैज डुअल नेचर, हमने अभी डिस्कस किया। लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कई जगह पर पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कई जगह पर वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या? व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर? सपोज करिए लाइट वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल है लाइट वेव को बनाने वाले, वो उसके प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मतलब वेव इधर जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट इज लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, वैक्यूम में भी ये इजीली चल सकती है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता तब भी लाइट ट्रेवल करती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी स्पीड यही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट, इसकी स्पीड डिक्रीज होती है जैसे ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो जैसे जैसे लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है जब भी ये किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है। तो जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराएगी, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी, और जब भी लाइट दो मीडियम के थ्रू पास होगी, ऑप्टिकल मीडियम के थ्रू, तो लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करेगी। जब भी लाइट दो ऑप्टिकल मीडियम के इंटरफेस से पास होगी, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करेगी। आगे बढ़ते हैं और
मीडियम के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मीडियम की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम। तो टोटल मीडियम 3 तरह के होते हैं। पहला मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास हो जाती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। सो लाइट पासेस इजीली इन द मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास हो जाए, उस मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। एग्जाम्पल इसका ग्लास हो सकता है, एग्जाम्पल इसका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो सकती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिस प्लास्टिक के आर पार आपको दिखाई दे वो ट्रांसपेरेंट होगा प्लास्टिक। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का मीडियम है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास तो होती है बट पार्शियली पास होती है, कंप्लीट पास नहीं होती, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। तो इट इज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लाइट। इस मीडियम के थ्रू लाइट का जो पासेज है वो पार्शियल होता है, यानी आधा आधा ट्रांसफर होता है, कंप्लीट लाइट ट्रांसफर नहीं होती, जिसकी वजह से आपको उस मीडियम के पार कंप्लीटली दिखाई नहीं देता। सो ऐसे मीडियम को हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल इसका पैराफिन वैक्स हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आइस हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। आइस इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं होगा, अगर हम आइस को भी क्लीन कर देंगे तो उससे भी आर पार देखा जा सकता है, बट जो जनरल आइस होती है जिसमें इंप्योरिटी होती है उसके आर पार आप नहीं देख सकते, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट टाइप का जो मटेरियल होता है वो होता है ओपेक। तो ओपेक मीडियम होता है जो लाइट को अपने अंदर से पास होना अलाउ नहीं करता। सो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, अपने अंदर से लाइट को पास होना अलाउ नहीं करता, ऐसा मीडियम ओपेक मीडियम होता है। बहुत सारे मीडियम हैं आपके आसपास जो ओपेक हो सकते हैं। बेंच आपकी ओपेक हो सकती है, आपके पास लकड़ी ओपेक मीडियम हो सकता है, ये बोर्ड एक ओपेक मीडियम है, चेयर एक ओपेक मीडियम है। तो ऐसे बहुत सारे ओपेक मीडियम हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, इसके पास एनर्जी होती है। लाइट जब ट्रैवल करती है तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करती है, डिफ्रेक्शन का फिनोमेना शो करती है, और ये दोनों फिनोमेना ये दर्शाते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। लाइट में फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट में वेवलेंथ होती है, और बहुत सारी जगह पर लाइट वेव नेचर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द वेवलेंथ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रिलेशनशिप? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो हमने ये पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। ये हमारे पास रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। लैम्डा इज द वेवलेंथ, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ लाइट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो अभी मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको एक्सप्लेन की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट में दो नेचर होते हैं, कई जगह पर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो वो फिनोमेना शो करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करके शो करती है। लाइट कई जगह पर वेव नेचर शो करती है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमेना लाइट वेव नेचर को ध्यान में रखकर फॉलो करती है। तो लाइट में क्वांटम थ्योरी के हिसाब से दोनों फिनोमेना होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। नेक्स्ट है हाउ डू क्वांटम फिनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट contribute to our understanding of dual nature of light। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया कि लाइट के दो नेचर होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यह बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर की होनी चाहिए, तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल होगा। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होनी चाहिए, तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट ने
हमें यह बताया कि लाइट का नेचर वेव नेचर भी होना चाहिए। लाइट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना शो कर सकती है। तो ये हमें बताता है कि लाइट के दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? वी कैन से दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और अनलेस द मीडियम इज नॉट चेंज्ड, जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, अनलेस मीडियम इज नॉट चेंज्ड, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा और एनी ऑब्स्टेकल इज देयर, और कोई ऑब्स्टेकल अगर नहीं आएगी तो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। जितना लाइट के जो सोर्स प्रेजेंट है वो सारी डायरेक्शंस में लाइट एमिट करते हैं, और अगर मीडियम सेम है तो वो लाइट सीधी लाइन में चलकर जाती है। इसी फिनोमेना को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहां ये कैंडल लाइट एमिट कर रही है और ये ग्लोब जो उसके बीच में रुकावट बना है वो उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को रोक रहा है, जिसकी वजह से शैडो फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये क्योंकि यहां पर कोई भी रुकावट नहीं है इसलिए ये कैंडल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हुए इस पर्सन को दिखाई दे रही है। सो दिस एस्टैब्लिश दैट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ जिसको लाइट हमेशा फॉलो करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। प्रोवाइड अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेनेवर इट एमिट्स फ्रॉम अ सोर्स अनलेस देयर इज एन ऑब्स्टेकल और देयर इज अ चेंज इन मीडियम। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी उसके सामने, तो लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ light. Briefly explain the principle behind the rectilinear propagation of light. So what is the principle? क्योंकि कोई भी सोर्स जो लाइट एमिट करता है वो सारी डायरेक्शंस में करता है, और सारी डायरेक्शंस में लाइट एमिट होने के बाद अगर मीडियम सेम है तो लाइट सारी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी फिनोमेना को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। Give example to illustrate the concept of rectilinear propagation. तो जब भी आप किसी लाइट सोर्स के सामने होंगे आपके पीछे एक परछाई बनती है जो कि ये बताती है कि आपने लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से आपके पीछे आपकी परछाई बन रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाकर बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में जैसे ही वो ट्रैवल करेगी, यानी मीडियम चेंज होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एग्जिबिट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन है लाइट का मीडियम यूनिफॉर्म होना चाहिए जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। दूसरी कंडीशन है उसके सामने कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट में और डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बेसिक फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक करना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। जब लाइट एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस से टकराएगी तो उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करेगी। When it strikes to a plain polished surface, when it strikes to a plain polished surface, when it is strikes to a plain polished surface, तो जब लाइट एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस ट्रेवल करती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये यहां टकराई प्लेन सरफेस से और सेम मीडियम में वापस चली गई, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए
बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं? तो सबसे पहले तो आप यहां एक पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर इसको कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करिए दिस इज द एक्स और वाई मिरर। ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, फॉल ऑन द मिरर, कम्स टू द मिरर, दैट इज इंसिडेंट रे। डेफिनेशन में भी आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉर्मल, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। लॉ क्या कहता है, या रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या कहता है, कि जितना लाइट इस मीडियम सरफेस से टकरा रही है, प्लेन सरफेस से, इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी। सो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। So the ray which returns in the same medium after reflection is reflected ray. The angle between reflected ray and normal is angle of reflection. The angle between reflected ray and normal is angle of reflection sorry. Okay, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां भी यही प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां भी यही प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं इसके बाद हम। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा बराबर होता है। अगर रे ऑफ लाइट 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंस हो रही है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 डिग्री होगा। और अगर 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, जो एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम कहते हैं रीट्रेसिंग द पाथ। तो जब लाइट इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आई है तो इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके वापस चली जाएगी अलोंग द नॉर्मल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलोंग नॉर्मल अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है देन इट विल रीट्रेस द पाथ बैक। तो फर्स्ट लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ के लिए हमारे पास 3 रेज हैं। जैसे ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, इसको याद रखिए, पकड़ के चलिए। दूसरा हमारे पास नॉर्मल है, इसको भी पकड़ के चलिए। और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी पकड़ के चलिए। ये तीनों ही रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही कोप्लेनर होते हैं। All 3 are coplanar, तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। सो all 3 are coplanar। अगर इनमें से एक भी प्लेन चेंज करता है तो बाकी दोनों का प्लेन भी चेंज हो जाएगा, यानी तीनों एक ही प्लेन में बनेंगे। सो all 3 are coplanar, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर। आई थिंक याद रहेगा। आगे चलते हैं हम इस कॉन्सेप्ट में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है। रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है। पहला रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन प्लेन या स्मूथ सरफेस के थ्रू होगा उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू प्लेन और रेगुलर सरफेस। The reflection occurs through plane और smooth surface is regular reflection। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन प्लेन और स्मूथ सरफेस के थ्रू अकर होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है? देखो, इंसिडेंट रे तो पैरेलल होती हैं इसके अंदर, बट ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं। अगर एक से ज्यादा आपने इंसिडेंट कराई हैं तो एंगल तो बराबर होगा, वो तो कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, लॉ है, सब जगह अप्लाई होगा। बट रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल होंगी।
और सेकेंड टाइप जो रिफ्लेक्शन का होता है दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू रफ सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस के थ्रू हो रहा है तो उस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे. और पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, इंसिडेंट रेज तो हो सकती हैं पैरेलल, बट रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं. पैरेलल किस में होंगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल होंगी. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं. रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. तो रेगुलर में आपने देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल थी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती है. So this is the definition of irregular reflection. The reflection which occurs through rough surfaces is irregular reflection. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट एट विच ऑल थ्री रेज, कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जॉइंस, जहां पर ये तीनों जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? देखिए आप कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके अंदर. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने डिस्कस किया. अब देखते हैं स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, ये फर्स्ट लॉ है. दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर कोप्लेनर. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर. ये सारे कोप्लेनर होते हैं, यानी एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. आगे चलते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो बेसिक पॉइंट है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आप किसी प्लेन सरफेस पे लाइट फॉल कराते हैं और लाइट इस प्लेन सरफेस से टकराती है और सेम मीडियम में वापस ट्रेवल करती है विद मेकिंग सेम एंगल्स, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, पर जब दो अलग अलग मीडियम का इंटरफेस होता है और उस इंटरफेस पे लाइट ट्रेवल करती है और एक मीडियम आपका रेयरर होता है, दूसरा डेंसर होता है, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी, तो लाइट डेंसर मीडियम में स्लो स्पीड करके बेंड हो जाती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है एक मीडियम और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे. रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होता है, मीडियम चेंज नहीं होता. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. आगे चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास. द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा इसमें. सेकेंड क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज. प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है, यानी जो आप देखते हैं इमेज खुद की, वो वर्चुअल होती है, आप बैठे नहीं होते उसमें मिरर में अंदर, और अपराइट होती है. अपराइट का मतलब आप राइट हैंड शो करते हैं तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है. नेक्स्ट, जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम, जब हम मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे. विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ रफ सरफेस. रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन में डिफ्यूज्ड वाला रिफ्लेक्शन होगा. जब रफ सरफेस होता है, आपको पता है, आपने समझा है कि अगर सरफेस रफ है तो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम. किसमें? कोप्लेनर होते हैं. कोप्लेनर अभी बताया मैंने, तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, तो ये सेम प्लेन के अंदर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. When light reflects off from a smooth surface, the angle of incidence is equal to, लॉ है भाई, लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है. ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें.
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम द टर्म लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन अभी मैंने आपको बताया। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आप मिरर में राइट हैंड आप करके देखिए, ठीक है, आप भी जाइए लेक्चर खत्म होने के बाद और मिरर में करके देखिए। आप राइट हैंड दिखाएंगे मिरर में, आपको आपका लेफ्ट हैंड ऐसे दिखाई देगा, ऐसे सामने सामने। राइट हैंड दिखाएंगे लेफ्ट वाला दिखेगा, राइट हैंड दिखाएंगे लेफ्ट वाला दिखेगा। आप ऐसे करके देख लीजिएगा, मिरर से ऐसे टकराइए, राइट हैंड दिखाएंगे लेफ्ट वाला दिखेगा आपको मिरर के अंदर। इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, रिवर्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट टू द रिफ्लेक्टेड इमेज। राइट हैंड दिखाएंगे लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट टू द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द टर्म स्पेकुलर रिफ्लेक्शन रेफर्स टू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पेकुलर रिफ्लेक्शन टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन टर्म रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन को विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट when light from a point source is incident। जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी तो इनमें से कौन सा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी कई बार आता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही ऐसे हैं जो प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरह का होगा जिसमें सोर्स पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहां से टकराकर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट शो करेगा इस तरह से। और कॉन्वेक्स लेंस भी एक ऐसा है जिसमें से अगर आप इसके फोकस पे लाइट सोर्स रखते हैं तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये दोनों कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस दोनों ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन सी चीजों में सही से काम करता है या फिर ट्रू है। सारे टाइप ऑफ मिरर्स के लिए कि उनकी क्या शेप है, क्या उनमें डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन से लाइट फॉल कर रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सारे टाइप के रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू है। तो ये था हमारा पार्ट 1 लाइट चैप्टर से। अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स में किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट के लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ समझना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल इन ऑल, आपको जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा, जो भी इस वीडियो में खराब लगा, वो सब चीज आप कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू इंप्रूव और पार्ट 2 के साथ जल्दी ही आऊंगा। थैंक यू।